हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, सीएस सेंटर दिल्ली ने फ्री ऑफ कॉस्ट पीसीएस 2024 के लिए क्रैश कोर्स जो कि स्टार्ट कर रही है। ये मैक्सिमम 2 महीने का होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और 2024 में प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं पीसीएस यूपी के, तो आप जो है कि कॉन्टैक्ट डिटेल में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी पे आपकी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो जानकारी है आपको वहां से मिल सकती है। और इसका यही फोकस है 2024 का जो प्रीलिम्स में, उसमें टॉप 50 लोगों को सेलेक्ट करना है। उनको टॉप ओरिएंटेड मतलब टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड क्लास जो है कि उनको कराई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट में जो कि दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जो कि कॉल करिए और व्हाट्सअप करिए। ईमेल आईडी दी गई, उसमें अपना डिटेल डाटा दीजिए जिससे आप इनरोल हो सके। और ये सारी प्रक्रिया, सारे प्रोसेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे 1 रुपये भी चार्जेस नहीं लेगा सीएस सेंटर ले, राइट। तो आज हम यहाँ पे आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, डिस्कस करेंगे कौन सा आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात की गई है। अभी बात ये चल रही कि रामनाथ कोविंद अंदर, जो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट रहे हैं रामनाथ कोविंद सर, उनकी अध्यक्षता में एक ऐसी कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा जो देखेगी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करेगी। ठीक है, इसमें जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, वो जो कि मिले हैं, मिलने के बाद जो कि सारी डिसीजन अब लिया जाएगा। तो इसमें रामनाथ कोविंद सर की जो कि बातें करी जाएगी। यहाँ पे देखिए, बीजेपी चीफ नड्डा मिट द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सर। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे लोकसभा, एक सेकेंड यहाँ पे मैं ले रहा हूं आप लोगों से एक नया पेज। जैसे मान लीजिए लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, इनका इलेक्शन एक ही साथ करा जाए, वन टाइम एक ही सेम टाइम पे किया जाए 5 साल के लिए। ठीक है, तो इस पे देखेंगे वन नेशन, और इसको बोला जाता है वन नेशन वन इलेक्शन को सिमुलटेनियस इलेक्शन। बहुत दिनों से अब प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, इनको ऑब्जेक्टिव या फिर इस तरह का स्टेटमेंट आता है इनका कि नहीं, देश में जो कि एक ही इलेक्शन होना चाहिए 5 साल में। इससे अलग अलग आर्गूमेंट दिया जाता है, लेकिन आर्गूमेंट से पहले बहुत सी चैलेंजेस हैं जिसको सोल्व करने की जरूरत है। बिना सोल्व किए आप नहीं इसको सॉल्व कर सकते और नहीं इसको जो कि कंडक्ट कर सकते। हम यहीं पे आते हैं, पेज नंबर 2 पे दिया गया है डिटेल कि क्या और इशू हो सकते हैं इससे रिलेटेड, हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गया कुछ लीगल चैलेंजेस भी है। हालांकि आप इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन जो है कि आपके लिए इलेक्शन करवाने से पहले और भी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे 73, 72, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा। आर्टिकल 356 भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो कि आपको रेडी होना पड़ेगी कैसे क्या करना है। इसके बाद देखिए सब्सटेंटिव एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ दिस प्रोविजन 2/3 मेजोरिटी से जो कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट है और कम से कम आधा स्टेट से जो कि उनकी सहमति अग्रीमेंट असेंट होना चाहिए। और 356 क्या बोलता है, जो प्रेसिडेंशियल रूल्स है उसको लेकर के बात की जाती है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं जो प्रेसिडेंट। इसमें क्या बोलते हैं कि अगर स्टेट मशीनरी फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना कर रही हो, तो उन वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाए। प्रेसिडेंट लगाएगा ऑन द रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट बाय द गवर्नर के हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से बात की जाएगी। इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये भी बात किया जा रहा है, क्रिटिकल इशू द इलेक्शन द पॉसिबल हॉग असेंबली। समझ लीजिए इलेक्शन कंडक्ट करवा लीजिए, लेकिन इलेक्शन में कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो कि मेजोरिटी नहीं हासिल करती है, मान लीजिए 100 सीट है, 100 सीट के लिए कम से कम आपको 50+1 सीट एक्वायर करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत है चलो अच्छा कोएलिशन से गवर्नमेंट बना लीजिए, बट दुर्भाग्य से ये भी बात होगी ना, कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, अपना सपोर्ट जो कि वापस ले रहे कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इसमें तो इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, रिस्पेक्टेबल है। इसमें दिन रात में जो है कि मतलब खेला बदल देती है। फिर कौन इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, फिर मिड टर्म में कैसे होगा, तो डिस्प्यूट बहुत है दोस्तों, इसको आप संभल करके बात करिए। आगे देखते हैं क्या है। फिर हम आईआर के जो फ्रंट पेज है इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ जो कि चीजें हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए लूना 25 जहां पे क्रैश हुआ था मून पे, ठीक है, रसिया का एक जो कि मून मिशन है, जिस तरह से चंद्रयान 3 इंडिया का मून मिशन था, वैसे लूना 25 मतलब अब तक
जब से रसिया है या यूएसएसआर था तब से लेके अब तक 25, हमने तीसरा किया, लेकिन रसिया ने 25वां कर दिया, लेकिन ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ, जो कि कोलैप्स हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं ना जो गड्ढा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रैश हुआ है, वहां पे जो कि ये गड्ढा बन गया है यहाँ पे। और ये जो कि नासा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी, उसने जो कि इमेज भेजा है। इसके साथ ब्लैक सी ग्रेनेडिल, ब्लैक सी ग्रेनेडिल किसके किसके बीच में है? यूक्रेन प्लस रसिया के बीच में है। इस पे टर्की और यूनाइटेड नेशन एट ए मीडिएटर के रूप में एक संधि किया था, ट्रीटी किया था कि भाई चलिए वार लड़िए आप लोग, बट जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई है जो अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में, उसको कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू रहने दीजिए उसको, जो कि आप डिस्टर्ब मत करिए। क्यों? क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन का जो पार्ट होता है वो वीट या मोटे अनाज के प्रोडक्शन के लिए हब माना जाता है, ब्लैक अर्थ के रूप में बोला जाता है उसको, ठीक है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वर्ल्ड का जितना प्रोडक्शन होता है अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% इसी वाले रीजन से होता है। आप रियलाइज कर रहे होंगे कि वीट की प्राइस जो कि काफ़ी बढ़ गई थी, आटा महंगा हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा देखा तो कुछ एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया का मानसून उतना स्ट्रांग ना होने की वजह से प्रोडक्शन भी कम हो गया। जब प्रोडक्शन कम हुआ तो गवर्नमेंट को लगा कि ऐसा ना हो कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में डिफिसिट हो जाए वीट की, तो उसने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, ठीक है। एक सेकेंड, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे अपना। यहाँ पे देख सकते हो चाइना में जो हांगकांग रीजन है वहां पे टाइफून शाओला, एक है टाइफून शाओला जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में रीजन नाम दिया गया है। तो ये जो कि वहां पे काफी कहर मचा रखा है, जो हांगकांग रीजन पड़ता है, ठीक है। एशिया का फाइनेंशियल हम बोला जाता है, चाइना का प्रोविंसी है एक। तो यहाँ पे इसको लेकर के तो आपसे सवाल जो पूछा गया, जो कि अभी टाइफून आया हुआ था, ये जो है कि किस नाम से जाना जाता है? साओला, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल एग्जाम्स के लिए। फिर यहाँ पे देख लें लीगो, लीगो को लेकर के है दोस्तों। लीगो क्या है इसके बारे में बता दे। देखिए लीगो एक अर्थ या फिर ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेटर जो कि एक लेबोरेटरी जो कि स्टैब्लिश की गई, कहाँ पे? हिंगोली महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे मैप भी देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे मैप देखता हूँ कि अगर मिल जाता है तो ठीक है। हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मैप महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का मैप है। इसके अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल एशिया, सेंट्रल जो कि महाराष्ट्र के पार्ट में दिया गया। तो आपके दिमाग में आएगा कैसे कैसे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए कुछ किस तरह से जो कि हो गए। एक सेकेंड आप थोड़ा सा रखिए, थोड़ा सा ये कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वेट करिए एक सेकेंड, ठीक है, ओके। अब ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जब ये पिक्चर देखेंगे आप, यहाँ पे एक सेकेंड, ये पिक्चर देख रहे हैं जो आपको रेडियस में दिया गया है, ये जो सेंटर है ये आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये सेंटर। और ये क्या है, इस तरह से पैरेलल जो कि पाइप डाली गई है, और इसमें ये ऑब्जर्व करेंगी ग्रेविटेशनल वेव। अब देख सकते हो सारे इनके लंबाई चौड़ाई 4 किलोमीटर बराबर है, उसमें जो है कि ये ऑब्जर्व किया जाएगा ग्रेविटेशनल वेव को लेकर के। हम इसका अलग से भी डिस्कस करेंगे कि रीजन क्या है लीगो का, ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे ये काम करती है। लीगो अभी वर्ल्ड में 3 जगह इस्टेब्लिशमेंट की गई, इंडिया को होली को लेकर लिया, महाराष्ट्र को ले लिया जाए तो 3 जगहों जो कि इस्टेब्लिशमेंट की गई है, आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है 3 जगह, देखते हैं कि कोई नाम दिया गया है या नहीं दिया गया। देखा लीगो द 4 फैसिलिटी अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट, द 2 ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन है, और 2 जो कि यूनिवर्सल रिसर्च सेंटर है, यूनाइटेड स्टेट में है। फिर इसके बाद आप कैलिफोर्निया में देख सकते हो इंस्टीट्यूशंस को लेकर के है। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट में, क्योंकि हम लीगो के बारे में एक अलग से भी लेक्चर बनाएंगे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देख सकते हो मिशन आदित्य को लेकर के है। मिशन आदित्य रियल में है क्या? आदित्य L1 ये है कि जिस तरह से हम, एक सेकेंड,
ठीक है, जिस तरह से हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था मून के लिए, और वैसे ही हम आदित्य L1 एक प्लेस है रेडियस इन द सन के, और सन के ऑब्जर्वेशन के लिए किया गया है, जो आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ का है, अरे सॉरी सन का, उसकी जो है कि करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए डिटेल में दे क्या रहा है। ये कह रहा है द आफ्टर सक्सेसफुल द लैंडिंग ऑफ द मून, इसरो जो कि आदित्य L1 मिशन जो कि लॉन्च करने जा रहा है आज क्या 2 अक्टूबर को पौने आप 12 बजे बोल सकते हो, 11:50 पे श्रीहरिकोटा से जो कि लॉन्च किया। ये एयरक्राफ्ट कम से अप्रोक्सीमेटली 1480 केजी का एयरक्राफ्ट है, और इसको जो लॉन्च किया गया PSLV XL, ठीक है, PSLV XL के थ्रू जो कि इसको लॉन्च किया गया, और इसमें 6 सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर इसमें लगे हुए हैं। इसके साथ ही ये इसका स्लाइटली टूवर्ड द सन की तरफ से जा रहा है, और इसको कम से कम 125 दिन लगेगा अपने जो कि ऑर्बिट पे पहुंचने के लिए, और ये वहां पे अपने आप को स्टेब्लिश करेगा कि जहां पे अर्थ प्लस सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है इक्वल हो। जैसे मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और दो फोर्स एक दूसरे की तरफ से खींच रही हैं, ये इधर से खींच रही है और ये इधर से खींच रही है। इधर भी 10 यूनिट का फोर्स लग रहा है और इधर भी 10 यूनिट का फोर्स लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक ही जगह जो कि रुका रहेगा, ठीक है, ये इधर उधर नहीं खिसकेगा और आराम से जो है कि अपनी चीजें स्टेब्लिश। तो ऐसे ही जहां अर्थ और सन की अट्रैक्शनल जो फोर्स है, जो अपनी पुलिंग, अपनी तब जो पुलिंग फोर्स है बराबर हो जाएगा और सैटेलाइट उसी भी जो कि सेटल्ड हो जाएगा, तो वहां पे जो कि ये रुकेगा, और ये L1 पॉइंट पे जो कि जाकर के काम करेगा। और 7 साइंस जो कि 7 तरह के ऑन बोर्ड किया गया है उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसके बाद अगर और भी बात किया, सन ये गेंट स्फीयर द गैस आदित्य वुड बी स्टडी आउटर एटमॉस्फेयर। ये जो आदित्य L1 है ये सन का जो कि आउटर स्पेस जो है ना इसको जो कि स्टडी करेगा, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि जैसे चंद्रमा पे मून पे जाकर के चंद्रयान 3 जो कि लैंड कर गया है, ऐसे आदित्य 1 भी जो जाकर के उस पर लैंड कर जाएगा, पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना हीट है कि जाने से पहले जो कि जल करके भस्म हो जाएगा, ठीक है। वो एक ऐसे जगह जाकर के खड़ा हो जाएगा उठ के एटमोस्फेयर में, जहाँ पे सन और अर्थ की जो पुलिंग फोर्स है एकदम इक्वल हो जाए, और वहां से जो कि धीरे धीरे स्टडी करेगा। इसके बाद और भी देखा जाए तो इसमें जो कि अलग अलग तरीके का पहली बार जो कि इसको किया था 2006 के लिए, 2006 में कि भाई इसको लॉन्च किया जाए, लेकिन कुछ समय के लिए जो कि इसको पोस्टपोन्ड भी कर दिया गया। इसके साथ अगर हम चले नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे, क्योंकि चंद्रयान जो कि आदित्य 3 के लिए मैं अलग से भी लेक्चर बनाने वाला हूँ, ठीक है। महेंद्रगिरी एक शिपयार्ड है जो लॉन्च किया गया था, जो कि प्रोजेक्ट 17A के थ्रू जो कि इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट 17A है, ठीक है। तो आपसे सवाल ये पूछ लिया जाएगा प्रोजेक्ट 17A किससे रिलेटेड है, तो आप ये बोल सकते हो जो शिपयार्ड वगैरह बनते हैं उनसे रिलेटेड है हमारा ये। फिर इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट GS पेपर 3 को जो कि काम करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मैं यहाँ पे वर्ड्स को इरेज करके फिर से अंडरलाइन करूंगा। फ्लोरा, प्लांट, फौना, एनिमल, ठीक है। सपोज करिए ये प्लांट है, एक प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लांट है, और एक एनिमल है, मान लीजिए या ह्यूमन को मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये ह्यूमन है, और ये तो आप फौना मान लीजिए, फ्लोरा फौना मान लीजिए। अब ये बात की जा रही है हमारे जो इकोसिस्टम है इसमें हम जो फंगस, जो बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, हम इनको भी रिकॉग्नाइज करें
कि हमारे इकोसिस्टम में एक सेकेंड मैं नया पेज ले लेता हूँ, मैं नोट 3 अपना ओपन कर लेता हूँ जिससे हमें आसानी हो पाएगी और डिटेल में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है पूरा कहने की ये कोशिश कर रहा है जिस तरह से हम प्लांट और एनिमल को हम इकोलॉजिकल में बात करते हैं, इकोलॉजिकल फीचर्स के लिए, वैसे हमें बैक्टीरिया जो फंगस होते हैं, बैक्टीरिया एक सेकेंड, या फंगस जो बोल सकते हो, इनको भी हमें इको सिस्टम में पार्ट मानना चाहिए। जैसे हम प्लांट प्लस एनिमल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक, क्यों? सपोज करिए प्लांट डेड हो जाता है, या एनिमल डेड हो जाता है, तो इसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? कंपोज करने का काम क्यों करता है? फंगी ही करते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। इनको रिकॉग्नाइज किया जाए क्योंकि ये वर्क करते हैं किसमें, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अभी ये कह रहे हैं, एक सेकेंड, ये कह रहे हैं कि इनका काम है कि नर्सिंग सॉयल, क्रिएट कार्बन सिंकिंग, प्रोवाइड सब्सटेंस ऑल मैटर ऑफ द क्रिएचर एंड अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द नेचर, क्लीन अप द कमिटी। अब ये कहने की कोशिश ये कर रहे हैं, एक सेकेंड मैं नया कर रहा हूं, कि जो सॉयल होती है इनको मिक्स करके इस तरह से कार्बन कंसंट्रेशन का कैपेसिटी इनको बढ़ाते हैं। दूसरी चीज, ये जो प्लांट्स होते हैं इनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस वजह से ये इकोसिस्टम का एक मेजर पार्ट है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि अब उतना कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, स्पेशल सेशन को लेकर के, आदित्य को लेकर के स्पेशल सेशन अभी बुलाया जा रहा है 5 दिन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 से लेकर के, एक सेकेंड, 18 तारीख सितंबर से लेकर के आपका 22 सितंबर तक का प्रोसीजर रखा है। अभी क्लियर नहीं कि टॉपिक क्या है। स्पेशल सेशन वो सेशन होता है जैसे मान लीजिए कोई अर्जेंट न्यूड है तो उस पर जो कि स्पेशल सेशन बुलाई जा सकती है। अभी क्लियर नहीं है कि क्या इशू है, कैसे है, हालांकि हमने अलग से भी लेक्चर इस पर कर रखा है। इसके बाद आप आदित्य 11 को लेकर के देख सकते हो आप, हम इसका भी एक जो कि इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले आदित्य 11 को लेकर के। फिर इसके बाद यहाँ पे सिमुल्टेनियस इलेक्शन के बारे में हमें भी डिस्कस किया है, लेकिन अलग से हम इन डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे सिमुल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है। लेकिन मैंने हल्का फुल्का चीज़ें बता दिया है आपसे कि क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें हैं हमारे एग्जाम के। कोई ऐसा एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम नहीं डिस्कस करेंगे आप। सो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।